नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव न्यूज़ एक्सप्रेस का हमारा विशेष कार्यक्रम कहिए नेताजी। और आज हम आपको मिलवा रहे हैं जिला नैनीताल ही नहीं पूरे उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तराखंड राज्य की राजनीति को मजबूत करने के लिए दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी की विधायक और इस वक्त सदन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी की। मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। उत्तराखंड राज्य जब से अलग हुआ, यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टियों की सरकार बनी, एक थी कांग्रेस, दूसरी थी बीजेपी, और क्रमवार तरीके से ये सरकारें बनती रही। क्या मौलिक अंतर आपको दिखाई पड़ता है भाजपा और कांग्रेस की सरकारों के बीच में? देखिए, सबसे बड़ा मौलिक अंतर है, कांग्रेस का एजेंडा होता है विकास जी, और भाजपा का एजेंडा होता है सांप्रदायिक, जिसे जिस भी भाषा में आप व्याख्या करें। इनका कभी एजेंडा विकास नहीं रहा। तो जब ये 5 साल में रहते हैं तब तक इतने अस्थि पंजर टूट जाते हैं राज्य के कि वो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की ओर देखने लगती है, जैसा अब अगले चुनाव में होने वाला है। इतना बुरा हाल हो जाता है। ये भी कहा जाने लगा कि उत्तराखंड को तो फिर राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया है राजनीतिक पार्टियों ने। ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। वो कभी कभी निजी हित, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस तरह की कार्रवाई होती है। और आप सोचते हैं नारायण दत्त तिवारी ने 5 साल जो चलाए, तो क्या हर महीने लोग कोशिश करते थे तिवारी जी अब हट जाएं, और 5 साल केवल हटाने का काम करते थे। तिवारी जी थोड़े वटवृक्ष की तरह विशाल थे, तो वो नहीं हट पाए। बाकी ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट ये काम करते हैं, और इसमें कोई कि 1 साल कोई रहेगी, 2 साल रहे, 3 साल, ऐसी बात नहीं है। जैसे बहुगुणा और हरीश राव बताए तो 2 मुख्यमंत्री बने, और उसमें जो लोग मुख्यमंत्री बनकर आते हैं तो वो नारायण दत्त तिवारी जैसी विशाल समर्थन भी नहीं रखते हैं अपने साथ। नारायण दत्त तिवारी का विरोधी भी उनका बहुत सारी बातों का कायल होता था। पार्टी लाइन पर भी वो बंटवारा बहुत ऐसा नहीं करते थे, किसी को अपमानित होना पड़े। तो ये एक विशाल अनुभव, उदार व्यक्तित्व और बड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति कर सकता है। तो हर एक से ही उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ इस समय जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पता नहीं किसने बता दिया कुछ काम मत करो तो 5 साल बने रहो। हम भी चाह रहे हैं वो बने रहे 5 साल। लेकिन आपसे तो कहते हैं कि दीदी से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। वो ठीक कहते हैं। वो जब सदन में आए तो उनका पहला भाषण था कि भाई देखो, इंदिरा जी लीडर ऑपोजिशन बनी है और वो हम सब में सबसे अनुभवी हैं। दीदी 1978 में आप बनी थी विधायक, मैंने कहा नहीं 74 में, 74 में। तो हमें इनसे लड़ना नहीं है, सीखना है। तो हम सीखने के लिए इनका उपयोग करेंगे। तो सदन में बोल दिया। ये उन्होंने सबसे पहला भाषण दिया, पहला भाषण। और उन्होंने आपका मान सम्मान रखते हुए आपका ये भी कहा कि इनके अनुभव से हमें सीखना है। अब जब दोबारा से चुनाव की बिगुल बज चुका है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि उन्होंने आपसे कुछ सीखा? अब सीखा तो इतना कि मैंने उन्हें एक दिन फ़ोन किया कि देखो भाई, मुख्यमंत्री की कलम किसी किसी को मिलती है और भाग्य से मिलती है, तुम्हें मिली है तो इतना ही काम कर दो। बाकी तो आप जानो जो तुम्हारे हक में जाएगा। जो पीले राशन कार्ड वाले लोग हैं उन्हें फ्री राशन बांट दो। राशन की मात्रा भी बताई इस पीरियड जहाँ जब अभी किया 2 बार, जहाँ चावल ज़्यादा हो चावल दे दो, जहाँ गेहूँ ज़्यादा हो गेहूँ दे दो, बांट दो। मैंने कहा इससे तुम्हें यश मिलेगा, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे ये राय देनी नहीं चाहिए। एक बार कहा, दोबारा फिर कहा, तुमने किया नहीं, पर उन्होंने अब तक नहीं किया और वो करेंगे भी। अच्छा, कोरोना काल की ही अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी प्रवासियों का दिल खोल के स्वागत किया, और किया भी जाना चाहिए। हमारे लोग वहाँ थे और वो वापस यहाँ आ रहे थे। समस्या की जड़ भी में भी यही लगा आपको? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं था। जो गए वो अब भी जाएंगे। ना भारत सरकार ये मदद कर पाएगी, ना राज्य। जो बम्बई में नौकरी करता है उसकी फैक्ट्री वाला उसे बुला रहा है, वो जा रहा है, डरा हुआ जा रहा है, जाना चाहता नहीं है, पर अपने घर में उसे रोटी तो मिल जाए। जब आ रहे थे तब भी रोटी नहीं थी, और वरना जाती ही क्यों? अच्छा, और अब वो फिर जाएगा क्योंकि अपने बच्चे को अगर पढ़ाना है, फिर जाएगा। कोई प्रवासी जो आया है बम्बई, दिल्ली, सवाल इसका नहीं उठता। सवाल ये सोच साफ हो। ये तो सही है, सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का होना ही बेरोजगारी चाहिए।
70 लाख लोग तो यहाँ निकाल दिए गए, जिनका आंकड़ा सरकारी है। स्वास्थ्य सेवाओं के जो बदहाली कोरोना में एकदम से पर्दा हट गया। अब बुरे हाल तो पहले से ही थे स्वास्थ्य सेवाओं के, पहाड़ों पे तो बहुत ज़्यादा थे। थोड़ा बहुत दोष कांग्रेस को देंगी या नहीं? नहीं, खूब देंगे। किसी की भी सरकार में यदि बदहाली है तो उसे दोष देना चाहिए और दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए। तो ये नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाएं इंटीरियर पहाड़ तक सुखद या अच्छी थी, हम नहीं कह सकते। गर्भवती महिला को तब भी नीचे के अस्पताल लाने तक कभी तक देर हो जाती है तो मौतें हो जाती थी। इन व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। अपनी सरकार में भी हम आलोचना करते हैं, करनी चाहिए। अब तो मैं 20 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, तो क्या स्थिति होनी चाहिए थी आपके हिसाब से? देखिए, एक तो होता आइडियल स्थिति, तो आइडियल स्थिति में तो हम ना तब थे ना अब है। मेडिकल कॉलेज यहाँ मात्र एक है। गढ़वाल में तो उन्होंने कुछ कोरोना सेंटर प्राइवेट को भी बना दिया, अन्य कुछ अडॉप्ट की। यहाँ अकेला ये मेडिकल कॉलेज है। लेकिन जब एक स्थान पर बहुत दबाव होगा तो कुछ ना कुछ अव्यवस्था होगी। मैं ये कह दूं कि नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं कांग्रेस के ज़माने में बड़े आइडियल थी। नहीं, आइडियल नहीं थी। अगर पहाड़ के दूरस्थ स्थान में बैठी महिला को अपने डिलीवरी के लिए दौड़ कर आना पड़े और रास्ते में वो मर जाए तो हम जिम्मेदार हैं उसके, ये मानना चाहिए। लेकिन ध्यान था, प्रयास था और प्रयास किया गया था। और लेकिन अब तो स्थिति है कि प्रयास और पैसा ज़्यादा है, भारत सरकार भी दे रही है, तो भाई क्यों नहीं उपयोग कर रहे हैं? क्या जो कोरोना के मरीज हैं हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर पर्टिकुलर उससे एक बार ठीक हो भाई, अब क्यों नहीं कहते हैं कोरोना लग जाएगा? आपको मालूम, दवा फेंक के देते हैं, खाना फेंक के देते हैं। अब पूछिए तो जो रह रहे हैं आइसोलेट सेंटर में, उनका क्या बुरा हाल है। आज जब हम कोरोना से अलग होकर सोचते हैं तो शिक्षा के साथ, स्वास्थ्य के साथ में शिक्षा भी आती है, और बेरोजगारी की बात आपने शुरू में पहले भी कर दी। हमें क्या कुछ ढांचागत व्यवस्थाओं में क्या चेंज करना है, परिवर्तन करना है कि हम रोजगार अपने लोगों को वहीं दे पाएँ? देखिए, रोजगार छोड़िए, पहले शिक्षा पे आ जाए। हायर सेकेंडरी तक इस शिक्षा फ्री होनी चाहिए, जो है उत्तर प्रदेश से है। इंटरमीडिएट तक कोई फीस ये छोटी मोटी खेल वेल की लेते हैं, वो भी नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा फ्री एजुकेशन है, पर उन इंस्टीट्यूशन में बच्चे नहीं जाते हैं। हमारे 4th क्लास के एम्प्लॉय जो हमारा खाना वाना बनाते हैं, इनके सब बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, तो इन्हें अंग्रेजी स्कूल में फ़ीस देनी पड़ती। शिक्षा अनिवार्य करनी चाहिए, लेकिन जो अंग्रेजी के स्कूल हैं वो फ्री शिक्षा नहीं देंगे। उन्हें अपने टीचर्स को वेतन देना है, अन्य सुविधाएं देनी है, तो वो वेतन तो सरकार से मिलता है। अंग्रेजी स्कूल अगर ग्रांटेड एड पर नहीं, वो लेंगे भी नहीं, एड नहीं, उन बंधनों में बंधेंगे। तो माध्यमिक तक फ्री शिक्षा का भी उद्देश्य जो किया गया है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो रहा है। उसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। इन्होंने रास्ता निकाला कि 10% लोग पब्लिक स्कूलों में गरीबों के भी जाएंगे, तो उस 10% के वो 10% कितने जा पा रहे हैं ईमानदारी से, अभी तो इसका भी मूल्यांकन नहीं। लेकिन अगर वो चले भी जाए तो उनसे मकसद पूरा नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उनका है कि टाई हो वो बांध के मेरा बच्चा भी जाए। तो शिक्षा हायर सेकेंडरी तक फ्री होनी चाहिए, और फ्री फॉर ऑल। फ्री फॉर ऑल माने इन एवरी इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल का है या पब्लिक स्कूल है, तो ये अभी नहीं हो पाया है। अब इसके लिए तो पॉलिसी पार्लियामेंट में लानी पड़ेगी। तो क्या जो इंस्टीट्यूशन अपने खर्चों पर चलाते हैं वो क्या आपकी बात मानेंगे, आपके साथ साझेदारी करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत बड़े सवाल है। अब दून स्कूल में फ्री एजुकेशन कौन दिलवा देगा इनमें से? हमारी एक कमेटी बनी थी विधान परिषद में, जिसने सब पब्लिक स्कूलों का दौरा किया था। दून वालों ने हमसे मिलने को ही मना कर दिया, जिसके अध्यक्ष नित्यानंद स्वामी थे, बाद में मुख्यमंत्री बने उसी के बाद। दून स्कूल के लोगों ने हमारी हाउस की कमेटी से मिलने के इनकार कर दिया, मसूरी इंटरनेशनल ने इनकार कर दिया। तो हमने बैठ के नित्यानंद जी से कहा, जब ये मुख्यमंत्री बन गए, अब तुम इनका क्या बिगाड़ सकते हो? तो वो केवल मुस्कराए और चुप रहे। उन्होंने सब बड़े आदमियों के तो बच्चे वहीं पढ़ते, सभी के। तो ऐसी बहुत सारी बैरियर हैं जिन्हें तोड़ पाना आसान नहीं है। लेकिन शिक्षा पर आज तक भी अगर कोई मुझसे पूछे तो हम ये तय नहीं कर पाए कि हमारी प्रायोरिटी क्या हो। पढ़ने के बाद हमारा लड़का ये ना कहे कि मैंने MSc फला से किया और बैठा है घर में,
जिसका कोई उपयोग नहीं, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का। तो अभी हम ऐसा नहीं कर पाए कि जितने मैंने आपसे बात की उससे एक चीज़ निकल के आ रही है कि अगर कहीं गलती हमसे भी हुई है तो उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। मैं तो कभी इसमें नहीं हम वाजिब नहीं होते इन पर। संगठनात्मक रूप से जो चल रहा था वो सब आजकल शांत है, सब ठीक है, आजकल कोई विवाद नहीं हो रहा है। तो क्या कांग्रेस ने भी अपनी गलतियों से, संगठन वाली गलतियों देखिए, हमारे यहाँ बैठकें होती रहती हैं जी, और उन बैठकों में मैं लीड करती हूँ और मैं बैठकों में करती हूँ। जैसे हरीश रावत का प्रश्न आ जाता है जी। तो मैंने कहा, हरीश रावत सीड कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर था, हाईएस्ट बॉडी पॉलिसी मेकिंग की। तो आपकी जिम्मेदारी, ऐसे ही बोला मैंने हाउस के अंदर, कि आपकी जिम्मेदारी है कि इस चुनाव में कांग्रेस जीते। ये जिम्मेदारी हमारी कम है, आपकी ज़्यादा है। और मैंने कहा क्यों, ये भी स्वीकार कर लो, आपके नेतृत्व में ही हम हारे। तो उन्होंने स्वीकार की, खड़े होकर स्वीकार की, ये बात सही है हम हारे और मैं परेशान हूँ, इतनी बुरी तरह क्यों हारे। अरे सारे जिले में एक सीट मेरी आई, उस जिले में एक सीट उसकी गई। बिल्कुल सही बात। तो ये दोनों उन्होंने स्वीकार की। तो इसलिए जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा आपकी है। हम तो खड़े ही रहेंगे साथ, क्योंकि हमें सरकार चाहिए। तो आप ड्यू दीजिए और जिम्मेदारी थोप दीजिए। जिम्मेदारी थोपने में दूसरा आदमी खुश है कि मुझे बड़ा मान लिया गया है और हमें कांग्रेस लानी, तो हम तो हमेशा हर बैठक में कह देते हैं आपकी जिम्मेदारी। नहीं, अब जो बैनर बन रहे हैं कांग्रेस के, उनमें दिखाई पड़ रहे हैं कि सारे नेता हैं। नहीं, देखिए, हम तो हमेशा, ये बेवकूफ़ी होती है अगर किसी बड़े नेता को आप निकाल दें। हमारी रावत को छोटा नेता तो नहीं कह देगा। ये जो आदमी मुख्यमंत्री रह चुका, केंद्र में मंत्री रह चुका, कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका, इस समय महासचिव है, तो हम उसे क्यों इरिटेट करेंगे? वो छोटा नेता है। अब उनका समर्थक कौन है कौन नहीं, इस जगह भी नहीं पड़ती, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द सीनियर मेंबर एंड लीडर, तो वी शुड एक्सेप्ट इट। जो एक्सेप्ट नहीं करोगे तो झगड़ा होगा, झगड़े में नुकसान उसका कम, आपका ज़्यादा होगा, ये मेरी समझ है। विधायकों पे चुनाव जीतने की जिम्मेदारियां तय की जाती हैं और जो विधायक होता है उसको कहा जाता है फील्ड में जाएं। एक विवाद हो गया इसी बात पे कि विधायक अपने क्षेत्र से चुनाव जीतें, अब किसी और के नाम से चुनाव नहीं जीता जा सकता, इस तरह से कहा गया। आप भी मानती हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पे यहाँ पे विधानसभा चुनाव पिछली बार वाला जीता गया था? देखिए, एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए, पार्लियामेंट चुनाव को तो आप कह सकते हैं जी। इस समय, पिछले समय मोदी के आने के बाद उनकी रिफ्लेक्शन था, लेकिन अब रिफ्लेक्शन नहीं है। अब इस समय जो चुनाव होगा वो राज्य के नेतृत्व पर होगा और मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा फेलियर नेतृत्व बीजेपी का कभी नहीं रहा। तो इसलिए इस समय रास्ता खुला है। अब खुले रास्ते पे कौन जा सके? ऐसे आसानी से आंख बंद करके कोई नहीं जाने देगा। रास्ता खुला है, टोटल फेलियर है काम की, सड़कें टूटी हुई हैं और रोटी खाने को मिल नहीं रही है, बेरोजगारी है तो भूखमरी है। तो इस समय खुला रास्ता है। राज्य कर्मचारी भी नाराज है, उसका एक दिन का क्यों काट रहे हो पैसा भाई? तुम सरकार हो, तुम 20-20 करोड़ 10-10 करोड़ तो सरकार बदलने के लिए दे जाती हो। हमारे यहाँ 10 करोड़ तक हर विधायक के घर रखे आए थे। अच्छा। और अभी राजस्थान में गिराने के लिए कितने करोड़ रखे आए होंगे। और हमारे ही मंत्री प्रसाद नैथानी है, आप पूछे, उसे फ़ोन किया तो मैं 18 करोड़ भेजते हैं, आ जाओ। हमारे पास तो ये कहने के लिए उन्हीं का एक विधायक जो हमारी पार्टी से गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनका संख्या है तुम पर पूरी, बोले हाँ एक आप हो जाएंगे, एक फला हो जाएगा। तो ये सब करने वो आए थे। अब रुपया तो लगभग जो गए, अब वो हमारे मित्र ही हैं, लौट के भी आ सकते हैं, 7 से 10 करोड़ सबके पास था। राजस्थान सरकार गिराने के लिए 20 करोड़ का ऑफर था, क्योंकि यहाँ तो मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ, 1 के 7 करोड़ मैंने वापस करवाया। तो प्रत्यक्ष अब भी 2-2 करोड़ इनके उन लोगों के पास हैं जो इनके साथ नहीं आए। मैं नाम अच्छा। भी बड़े नाम थे ये बड़ा खुलासा कर रही है। मतलब छोटे से नाम नहीं थे तो है। कल ही मुझे एक ने बताया 2 करोड़ तो फला के पास भी है। अब वो कितना कर, उससे भी हम पूछ सकते हैं भाई तेरे पास वो पैसे रह गए, तू क्या करेगा? तो ऐसे कोई, लेकिन अब ये तो पैसा, इन पर इतना पैसा है, सत्ता में है, अडानी इन पर है, अंबानी इन्हीं पर है, लगभग गुजरात के लोग वो हैं। कांग्रेस सरकारों के साथ रहते हैं उद्योगपति, पर वो उस सीमा तक इसलिए नहीं रह पाते थे कि कांग्रेस उद्योगपतियों की उतनी चिंता नहीं करती थी। ये चिंता भी करते हैं कि अगर अडानी लॉस में होगा तो हमारे पास पैसे की कमी हो जाएगी।
तो इसलिए पैसा देकर ये कुछ भी कर सकते हैं, और पैसा चूंकि देते हैं हमारी सरकार गिरी, हमने वो देखा। आपने एक बात बोली अभी कि हमारे ही साथी थे और लौट के भी आ सकते हैं, ये सीरियस? आर यू सीरियस? नहीं देखिए, अब वो बातें मैं इसलिए खुलासा नहीं कर रही हूँ कि अब हमारे तो मित्र भी हैं सब। हाँ। नहीं, लौट के भी आ सकते हैं पे कह रहा हूँ। अब तो सभी आ सकते हैं लौट, बशर्ते हम क्या कह पाते हैं उनसे, और हमारी लीडरशिप उनको सम्मान देने के तैयार है या नहीं तैयार, तो क्यों नहीं आ सकती है। भाजपा में सहज नहीं है, असहज है। कारण हमारा हर मंत्री मुख्यमंत्री होता था, अब वहाँ तो एक मंत्री ने दूसरे से कहा कि भाई यहाँ तो कलेक्टर ही उम्मीद करता मैं उससे मिलने जाऊँ, ये तो प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं करते। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। लेकिन पीछे विधायकों ने और कुछ मंत्रियों ने भी सवाल उठाए कि अधिकारी हमारी बात नहीं मानते, इसमें दोष किसका है? देखिए ऐसा है, अंग्रेजों के ज़माने की 2 ही लाइनें सुना दूँ आप जी। अंग्रेज कहा करते थे, ब्यूरोक्रेसी वो घोड़ा है जो अपने सवार को पहचानता है। अगर सवार को सवारी करनी आई तो मंजिल तक पहुंचा देगा, अन्यथा दुलत्ती मार के गिरा देगा। तो ये समझ लीजिए इन्हें सवारी करनी नहीं आ रही थी, कोई क्या, हमें तो कभी दिक्कत नहीं। ये अंग्रेजों के ज़माने की कहावत। मैम, आने अब चुनाव की सब तैयारियां हो चुकी हैं, हाँ। क्या मुख्य मुद्दा रहेगा? देखिए, मुख्य मुद्दा तो एक ही रहेगा कि इस कोरोना काल में कई लाख लोग बेरोजगार हो गए, और बेरोजगारी पहले से भी थी। ना हम सरकारी सेवाओं में रख पा रहे हैं, ना अर्ध सरकारी सेवाओं में रख पा रहे हैं, ना हम फैक्ट्रियों पर लगाम लगा रहे हैं कि आप निकालेंगे, ना हम ये लगाम लगा पाए कि मार्च अप्रैल मई जून की तनख्वाह दे पा रहे हैं आप या नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रमुख मुद्दा तो बेरोजगारी ही। एक और राजनीतिक पार्टी दिल्ली से आने वाली है और घोषणा हो चुकी है, आम आदमी पार्टी। अच्छा, तो इनके क्या रोल रहेगा? देखिए, अब कभी कभी छोटे राज्य में लोग समझते हैं हम दिल्ली के अपने मॉडल पर छोटे राज्यों में अपना कब्जा जमा करवाएंगे, लेकिन आपको एक और रहस्य हम समझाते, ये पहाड़ में नहीं लड़ेंगे, उन्होंने भी अपना तय कर लिया, वहाँ हम नहीं लड़ पाएंगे। तो जो लोग दिल्ली की रपकती सड़कों पर चले हैं, वो पहाड़ की ऊबड़ खाबड़ कठिन परिस्थितियों में, जहाँ सर पर बोझा लेके महिला 5 किलोमीटर चलती है, स्कूल में जाने वाला बच्चा 1.5 किलोमीटर चलता है, वो किस टेम्पटेशन में आएगा? या तो ये बता दें इनके आते ही रोजगार मिल जाएगा। अगर ये कहते हैं हम बिजली पानी मुफ्त कर देंगे, तो मुफ्त तो तब करेंगे ना जब सरकार आएगी। मेरा अभी आकलन इनके बारे में है, ये प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग करके ये देख रहे हैं, जैसे पंजाब में किया इन्होंने, क्या हम कुछ सीटें जीत पाएंगे? मेरा अपना आकलन है, जिसमें मैं कई लोगों से बातचीत भी कर रही हूँ, कि इन्हें एमएलए की 1 सीट भी नहीं मिलेगी। ये मेरा आकलन, आप भी करिए, अभी तो समय पड़ा भी है, लेकिन 5-6 महीने में पता चल जाएगा कि क्या ये एक भी सीट जीत रहा है। और इस पर मेरी पैनी निगाह है, मैदान छोड़ दो, मैदान में पैनी निगाह है। क्यों? क्योंकि बसपा भी हरिद्वार में लड़ रही है, वो बसपा के पुराने विधायक रह चुके हैं, और मैंने उनमें से एक से बात कही कि भाई तू इस बार लड़ रहा, कहाँ कौन कौन लड़ेगा? तो उसने मुझे बताया कि आप आएंगे तुम बात करेंगे। एक तो इलेक्शन तो भाजपा कांग्रेस में है, लेकिन बसपा कहीं डेंट देगी, लेकिन आप पार्टी डेंट भी नहीं दे पाएगी, ये मेरा आकलन है। अब 5-6 महीने बाद और स्थिति क्लियर होगी, क्या ये डेंट भी लगा पा रहा है या नहीं। अब डेंट किसे लगाएंगे ये भी क्लियर नहीं। भाजपा तो खुश है कि ये सब कांग्रेस को डेंट लगाएंगे, इसका मतलब उनका समझ है कांग्रेस का वोट ज़्यादा यही तो होगा। डेंट तो तभी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये पता नहीं कहाँ डेंट। फिर कैंडिडेट अभी कौन कौन बनता है अभी क्लियर नहीं, तो लेकिन ये लड़ाएंगे जरूर, और लड़ाएंगे 1000 से लेकर 5000 तक वोट भी काट सकते हैं। कोई मजबूत कैंडिडेट 5000 तक भी काट सकते हैं, और छोटे राज्य की छोटी संख्या में इसका नुकसान कहीं ना कहीं होता है। वो किसे होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कोई सीट जीत पाएंगे। जो राजनीतिक शुद्धता होनी चाहिए हमारे राजनेताओं में, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप तो खुद राजनीति से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप तब से हैं उत्तराखंड के उदय से बहुत पहले से, जो शुद्धता होनी चाहिए थी उत्तराखंड की राजनीति में, हमारे नेताओं में वो शुद्धता आपको दिखाई पड़ती है क्या? देखिए, शुद्धता के मायने क्या है पहले तो देखना। शुद्धता के तो माने रिश्वत ले रहा, भ्रष्टाचार फैला, या आपकी सरकार भ्रष्ट, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा। तो हमारे
त्रिवेंद्र रावत रोज बता देते कि जीरो टॉलरेंस है, और दिल्ली में भी जीरो टॉलरेंस है, लेकिन जो आदमी ज़मीन पर बैठा है उसे अपना एक नक्शा पास कराने के लिए सबके चक्कर लगाने पड़ते, छोटी दक्षिणा से लेके बड़ी दक्षिणा तक देनी पड़ती। तो इसलिए शुद्धता के बड़े मायने, शुद्धता होता है आप सेवा के लिए आए। शुद्धता का एक ही अर्थ है सेवा। अगर आप सेवा के लिए आए तो कभी उंगली नहीं उठेगी। नारायण दत्त तिवारी पे उंगली उठी नहीं, चाहे हारो जीतो, सरकार रहे या जाए। तो शुद्धता माने आप पर उंगली तब नहीं उठेगी जब वास्तव में आप सेवा के लिए आए। तो सेवा के लिए जो आएगा उस पर उंगली नहीं उठेगी। मुझे भी राजनीतिक जीवन करते इतना समय हो गया, मैं विधायक भी रही, मंत्री बनी। एक आदमी यहाँ से ये बातें छुट्टी ही नहीं, बताए सब हमारा बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा है। तो अब इसके बारे में तो जो जन नेता हैं उन्हें सावधान रहना पड़ेगा, व्यक्तिगत चरित्र के मामले में और आर्थिक मुद्दों पर। यही शुद्धता है। तो शुद्धता का सवाल आपको तय करना पड़ेगा राजनीति सेवा के लिए, और ये सबका संकल्प बना पाए इतना आसान काम नहीं है। सेवा के लिए राजनीति जो आया वो सेवा के लिए आया, गरीब कमज़ोर की मदद को आया है, जिसे बेसहारा व्यक्ति के लिए आया है, जिसे कोई नहीं पूछ रहा उसे पूछने का दरवाज़ा है। जैसे इंदिरा हृदय का दरवाज़ा चारों ओर से खुला रहता है, चाहे आप बता के आओ या बिना बताए आओ। बहुत गरीब आदमी है, छोटा है बड़ा है, केवल मिल लो यही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। केवल आप किसी का बात सुन लो उसका दुख दूर हो जाता है। और खासकर बहुत कमज़ोर का, जिसे डर लगता है हम दरवाज़ा कैसे खोलेंगे, आदमी सिफारिश सुनता है उनके घर तक कैसे जाए। अभी हम भी एक मंत्री को ढूंढ रहे किसी का काम कराना भारत सरकार का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थी डॉक्टर इंदिरा हृदय, जो उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और वर्तमान में हल्द्वानी क्षेत्र की विधायक हैं। मिलते हैं आपसे किसी और नेता के साथ में, कहिए नेताजी में। तब तक नमस्कार।